चैप्टर 55 विष प्रभाव। चित्रलेखा राजमुद्रिका के प्रभाव से बिना किसी विशेष पूछताछ के सिरमाला नदी को पार कर चित्रा और उद्यालक के साथ चंद्रगुप्त की छावनी के भीतर पहुंच गई। चित्रलेखा ने देखा कि छावनी के भीतर हलचल प्रारंभ हो गई है। उसने चौकीदार को चंद्रगुप्त की मुद्रिका बताते हुए कहा, महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे अभी ही कुमार चंद्रगुप्त से मिलना है, तुम मुझे उनके पास पहुंचाओ। चंद्रगुप्त की मुद्रिका को देखकर चौकीदार ने विशेष पूछताछ नहीं की और एक सैनिक इस मंडली को लेकर अग्रसर हुआ। छावनी के मध्य भाग में पहुंचकर उस सैनिक ने अंगुली निर्देश पूर्वक कहा, सामने जो कुटीर है वह कुमार श्री का है, आप सभी यहीं खड़े रहें, मैं आज्ञा प्राप्त कर आता हूँ। कुछ ही समय पश्चात वह सैनिक लौटा और मंडली को साथ ले कुटीर की ओर चला। चित्रा और उद्यालक कुटीर के बाहर ही खड़े थे। चित्रलेखा भीतर गई। उसने देखा कि कुमार चंद्रगुप्त कवच पहने हुए हैं और अपने शास्त्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। भिक्षुणी को सामने देखकर कुमार पहली नजर में नहीं पहचान सके। भिक्षुणी बोली, महाराज चंद्रगुप्त की जय हो। आवाज परिचित सी लगी। चंद्रगुप्त दीपमाला के प्रकाश में चित्रलेखा की आंखों को पहचान गया और हर्ष भरे स्वरों में बोला, बहन तुम। चित्रलेखा ने नमस्कार किया और विमल सेन से प्राप्त वृत्तांत का पूरा कह सुनाया। बात सुनकर चंद्रगुप्त बोला, बहन तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। विषयुक्त माला की बात तो विस्मृत सी हो गई थी, अब मैं पूर्ण सावधान रहूंगा। और चित्रलेखा ने फिर मोर्चा संबंधी सामान्य बातचीत करते हुए कहा, आचार्य देव की आज्ञा को भंग करने में मुझे कोई लाभ प्रतीत नहीं होता, यह मैं भी जानता हूँ, परंतु अब अन्य कोई मार्ग नहीं है, चंद्रगुप्त ने कहा। और उसी समय सैनिकों को तैयार होने की भैरी बज उठी। चंद्रगुप्त ने पूछा, यहाँ रुकना है? नहीं, तो तुम अभी की अभी यहाँ से लौट जाओ। कुछ ही समय पश्चात रणवाद्य बजेंगे और युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। चित्रलेखा नमस्कार कर बाहर निकल गई। उषा का प्रकाश पूर्व दिशा में प्रकट हो रहा था। चित्रलेखा जब आम्रविहार में पहुंची तब चंद्रगुप्त की छावनी रणवाद्यों से गूंज उठी थी। क्षण भर का भी प्रमाद किए बिना चित्रलेखा अपनी मंडली के साथ गंगा के किनारे की ओर चल पड़ी। मार्ग में कोई अवरोध, कोई बाधा नहीं आई। जब वह अपने भवन में पहुंची तब दिन का 1 प्रहर बीत चुका था। भवन पर पहुंचकर वह विमल सेन के विश्वस्त व्यक्ति को मुद्रिका सौंपती हुई बोली, महाप्रतिहार को यह मुद्रिका सावधानी पूर्वक दे देना और कहना कि कार्य संपन्न हो गया है। विमल सेन का विश्वासु व्यक्ति नमस्कार कर चला गया। उस समय रणभूमि में घोर संग्राम चल रहा था। कुशल सेना नायक अपनी अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। संग्राम अविराम चल रहा था। दोनों पक्षों के सैकड़ों योद्धा हताहत हो रहे थे। चारों ओर सैनिकों के झुंड, शरीर के अवयव आदि पड़े थे। रक्त की नदी सी बह रही थी। दृश्य अत्यंत भयावह था। घायल सैनिकों की आर्तवाणी से सारी रणभूमि कंपायमान हो रही थी। तांडव सा मचा हुआ था। घायल सैनिक उचित उपचार के लिए शस्त्र वैद्यों के पास ले जाए जा रहे थे। ले जाने वालों पर कोई प्रहार नहीं करता था। वे अपने कार्य में तन्मय थे। पूरा उपचार हो रहा था। और संध्या से पूर्व ही पर्वतक के सैनिकों ने सौरदेव के अभेद व्यूह को छिन्न भिन्न कर डाला। पर्वतक की सेना ने जयनाद किया। उसी समय सूर्यास्त होने की तैयारी में था। संग्राम बंद हो गया और दोनों पक्षों के सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चल पड़े। चंद्रगुप्त ने हर्षपूर्वक पर्वतक को बाहों में भर लिया। वह बोला, मित्र, आज तुम्हारा स्वरूप साक्षात यमराज जैसा था। सीधी लड़ाई में आर्य सौर तुम्हारा मुकाबला कर नहीं सकता। सम्राट की विशाल गज सेना भी कुछ नहीं कर सकी। तुम्हारी वीरता और हिम्मत का अभिनंदन करता हूँ। रात्रि के दूसरे प्रहर में छावनी में सेना नायकों की एक गोष्ठी आयोजित की गई। सभी सेना नायक उपस्थित हुए। उस समय एक चौकीदार सैनिक ने आकर सूचना दी, महाराज, आज के विजय का वर्धापन करने 2 परदेसी सार्थवा कृपावंत के दर्शनार्थ आए हैं। पर्वतक ने कहा, आने दो। चंद्रगुप्त को देवी चित्रलेखा की बात याद आई।
युवराज के दोनों प्रिय मित्र श्रीदाम और वत्सक सार्थवा के वेश में पर्वतक के समक्ष उपस्थित हुए। दोनों ने कुमार चंद्रगुप्त और पर्वतराज को नमन किया और बोले, महाराज, आज के युद्ध में आपका पराक्रम अद्भुत था। आपकी वीरता और धैर्य पर मुग्ध होकर हम दोनों व्यापारी आपके चरणों में कुछ भेंट चढ़ाने आए हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, आप कहाँ के निवासी हैं? भृगु कच्छ के, श्रीदास ने कहा। यहाँ कब से आए हैं? 1 महीने से पाटलिपुत्र में हैं। हमारी 2 युवा कन्याओं को सम्राट के सेना नायक उठा ले गए हैं। आज 15 दिन हो गए हैं। हमने इसके लिए सम्राट और महामंत्री से बहुत प्रार्थना की, खोज की, परंतु हम सफल नहीं हो सके। हमारी कन्याओं का अता पता भी नहीं मिल रहा है, वत्सक ने कहा। पर्वतराज बोले, आप धैर्य रखें, परमात्मा की कृपा होगी तो अत्याचारों का कुछ ही दिनों में अंत हो जाएगा। महाराज चंद्रगुप्त की जय हो, महाराज पर्वतक की जय हो, कहकर श्रीदाम ने एक पेटिका खोली। चंद्रगुप्त देख रहा था। दीपमालिका के प्रकाश में 2 रत्नमालाएं चमक रही थी। पर्वतक ने ऐसी रत्नमालाएं पहले देखी नहीं थी। रत्न बहुत कीमती थे। श्रीदाम बोला, कृपावतार, हम गरीब सार्थवाहों को यह भेंट स्वीकार करें। पर्वतक बोला, अमूल्य रत्नों की भेंट एक शर्त पर स्वीकार्य होगी। प्रभो, यह तो हमारे प्रेम की भेंट है, फिर भी इसका मूल्य तो लेना ही होगा। पर्वतक ने कहा, प्रभो, मूल्य लेने की नीयत से हम नहीं आए हैं, हम तो। बीच में ही पर्वतक ने कहा, मैं समझता हूँ, परंतु तुम व्यापारी हो और हम किसी की वस्तु को बिना मूल्य नहीं लेते। रत्नमालाएं उत्तम हैं, आप जितना मांगेंगे उतना मूल्य मिल जाएगा। श्रीदाम ने हंसते हुए कहा, आप जो दे देंगे वह हमें स्वीकार्य है। चंद्रगुप्त बोला, रत्नमाला की पेटिका यहाँ रख दे। वत्सक बोला, कृपावतार, हमारी इच्छा है कि क्या? पर्वतक बोला, इन मालाओं को हम अपने हाथों से आपको पहनाकर जयनाथ करें। वत्सक बोला, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। पर्वतक ने कहा। श्रीदाम माला की पेटिका लेकर आगे बढ़ा। चंद्रगुप्त ने कहा, पहनाने का आग्रह क्यों? कुमारश्री, भेंट की मालाएं पहनाने की ही होती हैं, यह मैं समझता हूँ। चंद्रगुप्त ने कहा, तो फिर? श्रीदाम बोला। चंद्रगुप्त ने पर्वतक की ओर देखकर कहा, मित्र, ये बेचारे परदेसी सार्थवा हैं। इन्होंने विजय के उपलक्ष्य में उपहार देने की पहल की है, तो मैं चाहता हूँ कि इनको इन दोनों मालाओं के मूल्य स्वरूप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। और क्या? ये रत्नमालाएं इन्हीं को दे दी जाए। चंद्रगुप्त ने कहा। पर्वतक ने कहा, जैसी कुमार की इच्छा। यह सुनते ही दोनों सार्थवा अवाक हो गए। श्रीदाम बोला, प्रभो, आप हमें इन मालाओं को अपने गलों में आप आरोपित करने का सुअवसर दें, हम कृतार्थ हो जाएंगे। इसी समय चंद्रगुप्त खड़ा हो गया। उसने कहा, दुष्टों, मैं तुमको पहचान चुका हूँ। ये मालाएं तुम्हारे कंठ में ही शोभित होगी। पर्वतक को चंद्रगुप्त ने इस विषय कोई बात नहीं कही थी। बात करने का अवकाश ही कहाँ प्राप्त हुआ था। चंद्रगुप्त के ये शब्द सुनकर वह चौंका। मित्र, ऐसा क्यों? हंसकर चंद्रगुप्त बोला, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। यह सुनकर श्रीदाम और वत्सक के चेहरे काले से हो गए। चंद्रगुप्त ने गरजते हुए कहा, उठाओ मालाओं को और अपने अपने गलों में पहनो। यदि एक क्षण भी विलंब किया तो मेरे सैनिक इसी क्षण तुम्हारा सर छेद कर देंगे। कृपा निधान। श्रीदाम बोल नहीं सका। वत्सक पसीने से तरबतर हो गया। चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, ये मालाएं दोनों के गलों में पहना दो। तुम माला का स्पर्श मत करना, माला को अपने उत्तरीय से पकड़ना। श्रीदाम ने देखा भागना भी शक्य नहीं है, कोई प्रतिवाद करना भी संभव नहीं है। उसकी आंखों के सामने मृत्यु नाचने लगी। उसने मन ही मन सोचा, दोनों मालाएं पर्वतक पर फेंक दी जाए, परंतु उसमें इतना साहस नहीं रहा और चंद्रगुप्त की आज्ञा से एक सैनिक ने कांपते हाथों से उत्तरीय के सहारे दोनों मालाएं पकड़कर एक एक माला दोनों सार्थवाहों के गले में पहना दी। ऐसे तो इन मालाओं में व्याप्त विष का असर काफी समय बाद होता, परंतु इन दोनों का पसीना चू रहा था, इसलिए पसीने से मालाओं का विष का स्पर्श होते ही वह विष शरीर के छिद्रों से भीतर व्याप्त होने लगा। पर्वतक, चंद्रगुप्त तथा अन्यान्य सेना नायक सभी इन दोनों की दशा को ध्यान से देख रहे थे। आधे घंटे तक दोनों ने
घबराहट के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर वत्सक के मुंह से एक चीख निकली। श्रीदाम भी चीख पड़ा और दोनों धरती पर लुढ़क गए। दोनों की राम कहानी समाप्त हो गई।